हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता पांडे MCS से बस्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे पिछले वीडियोज़ में, कई वीडियोज़ में हमने टॉपिक पढ़ा वॉइस, और वॉइस को ही हमने कंफर्म किया। वॉइस के रूल्स हमने पढ़े। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वॉइस से रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को, और ये सारे क्वेश्चंस को जो मैं लेके आई हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी मैं कराऊंगी। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, CSET हो गया, टेट हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा, आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे हम लोगों को, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप ये सोच पाएंगे कि कैसे जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस तरीके से आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे, टॉपिक आपको कंफर्म हो गया होगा। अब आप लोग क्वेश्चंस को जब करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिएगा, वॉइस से रिलेटेड है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस पूछने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एरर वाले क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, और इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो अभी मैंने फिलहाल इतने क्वेश्चंस को नोट डाउन किया, फिर मैं आगे और आपको क्वेश्चंस देती हूँ। तो आप इसको कंफर्म करिएगा और ईमानदारी से करिएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपका ये टॉपिक तैयार है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, whom was the इंटरेस्टिंग नॉवेल गोडान रिटेन। अब यहाँ देखिए, आपको समझना होगा, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ही रहना चाहिए या एक्टिव वॉइस में रहना चाहिए। ये सेंटेंस का अर्थ बताएगा, मीनिंग बताएगा सेंटेंस का, कि सेंटेंस एक्टिव में हमारा जा रहा है या पैसिव में जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, या तो आप कहोगे गोडान किसने लिखा, या आप कहोगे गोडान किसके द्वारा लिखा गया। तो दो तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। गोडान किसने लिखा, तो मैं बता रही हूँ कि गोदान किसने लिखा, ये क्या है। तो आप लिखोगे हु रोट या हु हैज रिटन गोडान, मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ कि गोडान किसके द्वारा लिखा गया, तो आप क्या कह रहे हो, किसके द्वारा लिखा गया। इसका मीन्स क्या, आपको ये बताने के लिए पैसिव वॉइस का पैटर्न अपनाना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। सेंटेंस है whom was the interesting novel गोडान रिटन। सेंटेंस अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसका मीन्स क्या, इसका एक्टिव रहा होगा who wrote गोडान, है ना। Who wrote the interesting novel गोडान, इंटरेस्टिंग नॉवेल गोडान किसने लिखा। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो किसके द्वारा लिखा गया आपको कहना है। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए, A पार्ट में एरर है, B पार्ट में एरर है, C पार्ट में एरर है, D पार्ट में एरर है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग जब चलते हैं तो ये आगे चलता है सीधा सीधा, लेकिन जब एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो हम सभी क्या करते हैं, इसको हम लोग उल्टा चलते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे जब आप इतना पढ़ लोगे तब A पार्ट आएगा, पढ़ लोगे फिर B पार्ट आएगा। इसका मीन्स क्या, इसमें एरर है तो A पार्ट, इसमें एरर है तो B पार्ट, और गोडान रिटन वाले एरर में है एरर तो C पार्ट, कोई एरर नहीं है तो 2 पार्ट, है ना, D पार्ट। देखिए, जब आप बैंकिंग का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें E पार्ट तक आता है ऑप्शन, और जब आप ऐसे नॉर्मल एग्जाम देते हैं जैसे SSC हो गया, UP टेट हो गया, C टेट हो गया, बहुत सारे NDS CDS CSET, तो उसमें 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए तो किस पार्ट में एरर है। आई होप आप सभी लोग समझे होंगे, A पार्ट में एरर है। क्या एरर है यहाँ पे, बाई होम होना चाहिए, बाई होम रहेगा। इसका मीन्स क्या, इस वाले सेंटेंस में A पार्ट में एरर है। ओके,
अब देखिए, आई होप पहला वाला आपको समझ आया होगा कि बाई होम से आपको बताया गया था कि अगर हूँ को रिप्लेस नहीं करेंगे बाई होम से तो लास्ट में बाई ले जाएंगे, और अगर हूँ को रिप्लेस कर देंगे बाई होम से तो बाई होम आगे ही रहेगा, क्योंकि हूँ का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। तो ए पार्ट में एरर है, सभी बच्चे कंफर्म हुए होंगे। सेकेंड सेंटेंस है, दे विल हैव बीन कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, नो एरर। आपको बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि आप बाई को पकड़ के नहीं कंफ्यूज होंगे कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही है। कई बार बच्चे बाई को देखते हैं और बाई को देख करके उनके दिमाग में तुरंत पैसिव वॉइस चलता है और वो बच्चे कंफर्म हो जाते हैं दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पैसिव वॉइस। बट आप सिर्फ बाई को कंफर्म नहीं करेंगे देख के, बाई का मीनिंग द्वारा भी होता है, बाई का मीनिंग तक भी होता है ना। तो इस बाई से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्या है। दे विल हैव बीन कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए, बाय द टाइम, इस सेंटेंस में बाय द टाइम समय के द्वारा उनको कंप्लीट किया गया कि उनके द्वारा समय पर वर्क कंप्लीट किया गया, या उन्होंने समय पर वर्क को कंप्लीट किया। क्या मीनिंग निकल रही है? मीनिंग निकल रही है दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, मतलब वे कार्य को कंप्लीट कर चुके होंगे समय तक वी गेट देयर, जब हम वहां पहुंचेंगे या जब हम वहां पहुंचते हैं। इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न काम करके सब्जेक्ट काम कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट काम करता है तो पैसिव वॉइस होता है। इसलिए इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है इसमें, और यहाँ पे बीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम कंप्लीट किया जाएगा ऐसा है ना, वे काम कंप्लीट करेंगे ऐसा मीनिंग निकल रहा है, ना कि काम किसी के द्वारा किया जाएगा। ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बीन नहीं होना चाहिए। आई होप आप यहाँ तक पढ़े होंगे, समझे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज 20 persons killed and a child was badly injured in a bus accident। क्या होना चाहिए? कह रहा है 20 persons killed and a child was badly injured in a bus accident। आपको यहाँ तो बाई नहीं मिला, लेकिन आपको क्या मिला? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी मीन्स इज एम आर वॉज वर्ब। यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि 20 persons killed मतलब क्या? एक बस एक्सीडेंट में 20 लोग मारे गए, ना कि मर गए, है ना, मारे गए। और क्या हुआ? एंड अ चाइल्ड वॉज बैडली इंजर्ड, और एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, किया गया, है ना, कैसे? इन अ बस एक्सीडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, बाद वाले में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो अब पहले वाले में क्या होना चाहिए? पर्सन्स के साथ वर्ब का यूज होना चाहिए। इसलिए इस वाले में किस में एरर है? ए पार्ट में एरर है। 20 persons वर किल्ड होना चाहिए, मतलब 20 लोग मारे गए, है ना, और एक बच्चा बुरी तरह से घायल कर दिया गया। आई होप समझ आया होगा किस पार्ट में एरर है। देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स विल बी मीट बाय द प्रिंसिपल दिस इवनिंग, नो एरर। क्या कह रहा है सेंटेंस में? दिस इवनिंग, है ना, इस शाम को प्रिंसिपल के द्वारा बच्चों को मिला जाएगा, ना कि बच्चे प्रिंसिपल से मिलेंगे। तो क्या है? सेंटेंस में पैसिव वॉइस हो रहा है डिनोट, और जब पैसिव वॉइस डिनोट हो तो आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मस्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। तो बी तो आया है, लेकिन क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है? नहीं। मीट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म मेट होता है। यहाँ देखिए, मेन वर्ब की मिस्टेक कर दी गई है, मीट ना लिख करके यहाँ पे मेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म कंपल्सरी होता है पैसिव वॉइस में। आई होप आपको कंफर्म हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रक ड्राइवर अक्यूज्ड द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड
C/no error D. Which one is incorrect? The truck driver accused A/the lady for walking in the middle of the road. देखिएगा, बताइएगा इसमें क्या है एरर। इस सेंटेंस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है, तो सेंटेंस में अगर पैसिव जानना है तो पहले तो थर्ड फॉर्म, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई आएगा जिसके साथ थर्ड फॉर्म है, और नहीं आएगा तो बी को ऐड करके कर देंगे। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नॉर्मली लिखा गया है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ना कि पैसिव वॉइस में। तो इस सेंटेंस में हमारा नो एरर है, ध्यान रखिएगा, नो एरर है। क्यों नो एरर है? देखिएगा, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप देखिए आगे सेंटेंस बढ़ता जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक कंफर्म हुआ होगा। तो सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में ध्यान रखना होगा, जब पैसिव में बना हो तभी पैसिव में मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वॉइस कर रहे हैं तो हमेशा आपको एक्टिव टू पैसिव ही पकड़ के ढूंढ लेना है कि नहीं पैसिव में ही दिया होना चाहिए। नहीं, पैसिव में नई मीनिंग निकलेगी तो आपको एक्टिव मान के आंसर देना होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द मैटर हैड A/looked into by the B/committee impartially C/before it found him guilty. आपने कोई क्लू पकड़ा, हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू दिया होता है, उसी क्लू से ही एरर छांटते हैं। कई बार बच्चों को एरर बहुत टफ लगता है, लेकिन नहीं, आप एक एक पॉइंट को पकड़ के पढ़ेंगे। इस सेंटेंस में आपको एक क्लू मिल गया होगा। क्या मिल गया क्लू? बाय द कमेटी, मतलब कि कमेटी के द्वारा। अब आपको पता चल गया ना कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो क्या सेंटेंस पैसिव वॉइस में है जब, तो इसके साथ क्या पैसिव के रूल फॉलो किए गए हैं। तो अब क्या है, सब्जेक्ट कमेटी रहा होगा तभी ना बाय द कमेटी आया है। तो जब कमेटी सब्जेक्ट रहा होगा तो इसका मीन्स क्या, जब सेंटेंस में हैड लुक्ड इनटू दिया है, लुक्ड इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, है ना। तो हैड दिया है, हैड किस में जाता है? हैड बीन में जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? बहुत इजी, आपने जान लिया होगा, यहाँ बीन होना चाहिए, हैड के साथ बीन लगना चाहिए। आई होप आप समझे होंगे। अब इसका मीन्स कह गया है कि मैटर को कमेटी के द्वारा जांच किया गया, इंक्वायरी किया गया। कब किया गया? बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी, जब तक उसको उन्होंने अपराधी नहीं मान लिया, उसके पहले। ओके, नेक्स्ट, आई वॉज गिवन अ बुक A/by my teacher B/to be read C/no error D. यहाँ भी आपको मिल गया है, देखिएगा, बाय माई टीचर पैसिव वॉइस है, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे नो एरर है, लेकिन नहीं, नो एरर नहीं है। बट वाई? क्योंकि यहाँ देखिएगा, आप कोई चीज कहते हो, जैसे आप कहोगे कि मैं यहाँ आया, क्या करने आया? तुमसे मिलने आया, तुम्हें ये चीज देने आया, क्लास अटेंड करने आया, आप ऐसे बोलते हो। तो जब आप बोलते हो तो आप क्या कहोगे? आई केम टू मीट यू बोलोगे, आई केम टू मीट यू, है ना। आप बोलोगे आई वेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने गया। मतलब क्या, यहाँ पे जब आप टू का यूज करते हैं, तो जो बच्चे मेरी क्लास में इन्फिनिटिव टू को पढ़े हैं उन बच्चों को पता है कि टू का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट को बताने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का मीन्स उद्देश्य भी होता है। तो जब पर्पस को बताने के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में डबल वर्ब को, तो टू का यूज किया जाता है। और जब टू का यूज करते हैं तो सीधे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में टू बी रेड ना हो करके टू रीड हो जाएगा, है ना। तो इस सेंटेंस में बी को नहीं लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? आई वॉज गिवेन अ बुक बाय माई टीचर, मतलब मुझे मेरे टीचर के द्वारा एक बुक दिया गया। देने का उद्देश्य क्या था? पढ़ना। तो टू रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम उद्देश्य बताएंगे तो टू का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का यूज कर देंगे और ये इन्फिनिटिव कहलाता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में सेवंथ में हमारा
सी पार्ट में एरर है, बी को नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी हैव टू बी पेड द टैक्सेस बाय द एंड ऑफ मार्च। यहाँ भी बाय को आपने पकड़ा और कंफ्यूज हो गए, यू गॉट कंफ्यूज्ड, बट यहाँ आपको पता है बाय द एंड ऑफ मार्च का मतलब है मार्च के अंत तक, है ना। मार्च के अंत तक क्या करना है, वी हैव टू पेड द टैक्सेस। तो आपको पता है ना, हैव के साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखिएगा आया है। लेकिन हमें टैक्स देना है कि हमें टैक्स दिया जाएगा, हमें टैक्स देना है मतलब कि टैक्स पे हमें करना है, ना कि कोई हमें टैक्स पे करेगा। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है, मीन्स क्या, मार्च के अंत तक हमें टैक्स को पे करना पड़ता है। आपको बताया गया था कि हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ऐसा हो तो कंपल्सन होता है, और ऐसा कंपल्सन दिखाने के लिए हमेशा हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब तक पैसिव वॉइस न दिया हो। तो सेंटेंस में क्या कह रहा है, वी हैव टू पेड द टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए देखिएगा, वी हैव टू पेड द टैक्स नहीं होना चाहिए, वी हैव टू पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। तो यहाँ पे बी और पेड गलत है, क्या हो जाएगा, वी हैव टू पे द टैक्सेस बाय द एंड ऑफ मार्च, मतलब मार्च के अंत तक हमें टैक्स को पे करना पड़ता है, ना कि कोई हमें टैक्स देगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है सेंटेंस में। आई होप आपको कंफर्म हुआ होगा, ध्यान से समझिएगा सारे सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखिएगा, ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में आपको कंफर्म करना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया होता तो ऑप्शंस एक्टिव वॉइस में दिए होते तो कहता कि इसको पैसिव से एक्टिव में बनाइए, लेकिन आपको पहचानना होगा, उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए, ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, वह किसी पे विश्वास नहीं किया, वह किसी पे विश्वास नहीं किया। ये क्या है, सेंटेंस देखिए, डिड नॉट पैसिव वॉइस में आता ही नहीं है, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा तो आपको पैसिव ढूंढना है। सेंटेंस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता चला, सेंटेंस हमारा निगेटिव है। तो कौन कौन सा इसमें ऑप्शन निगेटिव है, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन वाले स्टाइल से जब आप कंफर्म करते हैं क्वेश्चन को तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना, क्योंकि एलिमिनेशन वाले स्टाइल से करने पर विच ऑप्शन विल नॉट बी आंसर, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है किन्हीं 2 में से अलग करना कि आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अपनाते हैं। जब यहाँ पे नॉट आ गया तो इसका मीन्स पैसिव वॉइस जो आपको मिलेगा वो निगेटिव में मिलेगा, तो कोई ऐसा है जो निगेटिव में नहीं होगा। नोबडी, नोबडी, एनीबडी, नोबडी, नोबडी के साथ नॉट, नोबडी के साथ नॉट के बिना, नोबडी के साथ नॉट नहीं है, एनीबडी के साथ नॉट नहीं है। अरे आप तो कंफ्यूज हो गए कि पहला ऑप्शन ही नॉट के साथ आया है, अब क्या किया जाए, यानी कि जिसमें नॉट है वही हमारा आंसर होगा। नहीं, बिल्कुल गलत। कैसे नहीं, देखिए, अगर आप कह रहे हो कि नोबडी, नोबडी मीन्स क्या होता है, नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब एनीबडी के साथ नॉट यूज करोगे, नोबडी के साथ नॉट यूज नहीं करोगे, क्योंकि जो नोबडी वर्ड है वही निगेटिव वर्ड है। तो डबल निगेटिव का यूज ना करते हुए नोबडी हो, नन हो, नोवेयर हो आपका, और क्या हो सकता है, नाइदर हो, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ आप नॉट का यूज नहीं करते हो। कौन कौन सा, नोबडी हो गया, नथिंग हो गया, नन हो गया, है ना, और आपका नाइदर हो गया। ऐसे सेंटेंसेस में जब भी ये आए तो नॉट का यूज इनके साथ नहीं किया जाता, क्योंकि ये वर्ड खुद ही निगेटिव होते हैं। तो कौन सा, आप देखिए, जब आपने इतना समझा तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो मैं आपको इसको कंफर्म करके यहाँ बता देती हूँ। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, समझे होंगे, तो मैं इसको यहाँ बता देती हूँ। देखिएगा,
अगर आप सेंटेंस में ऐसे कहो, nobody saved me, nobody saved me मतलब क्या, किसी ने मुझे नहीं बचाया। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, anybody did not save me। यहाँ भी तो आप कह रहे हो कि कोई नहीं मुझे बचाया, यहाँ भी आप कह रहे हो कोई नहीं मुझे बचाया। यही स्टाइल फॉलो होती है। क्या होता है, जब भी एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग ऐसे आए तो इनके साथ नॉट लगता है, और जब निगेटिव का जिक्र होता है, और जब इनके स्थान पे नोबडी, नन, नथिंग, नोवेयर, नाइदर ऐसे आए तो इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता। तो चाहे आप ऐसे लिखो अफर्मेटिव वाली स्टाइल में सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, चाहे आप ऐसे लिखो डिड नॉट वाली स्टाइल में, दोनों पास्ट है। देखिएगा दोनों है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है ना। इस तरह से आप समझेंगे। अब ऑप्शंस को चलिए किया जाए। He did not trust anybody मतलब हुआ किसी पर विश्वास नहीं किया। तो इसका मतलब क्या आप कह रहे हो, किसी के द्वारा उस पर विश्वास नहीं किया गया, कि उसके द्वारा किसी पर विश्वास नहीं किया गया। He did not है ना, यानी उसके द्वारा किसी पर भरोसा नहीं किया गया। तो अब देखिएगा कहाँ कहाँ पे उसके द्वारा है, सब में तो दिया है बाय हिम। इसका मतलब अब आपको और सोचना होगा। नोबडी के साथ नॉट का यूज नहीं होता तो ये नहीं हो सकता। एनीबडी के साथ नॉट का यूज होगा, यहाँ हुआ नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मीन्स आपका फर्स्ट या सेकंड सही है ना, सेकंड या थर्ड। तो देखिए जब पैसिव वॉइस में है तो कैसे आईएनजी लग गया, ये भी नहीं होगा। इसका मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय हिम, उसके द्वारा किसी पर विश्वास नहीं किया गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते थे अगर ऑप्शन में दिया होता एनीबडी वॉज नॉट ट्रस्टेड बाय हिम। अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया होता तो आपका नोबडी वाला ना दिया होता तो ये भी सही था। एनीबडी आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, डिड नॉट वॉज में जाता है, नॉट आया है, ट्रस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ही बाय हिम में चला गया। तो ये ऐसे लिखा होता तो ये भी सही है। और देखिए यहाँ लिखा तो है बट यहाँ नॉट मिसिंग है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में थर्ड फॉर्म दिया है बट यहाँ पे नॉट को स्किप करके नोबडी कर दिया है, तो ये अगर ऐसे लिखा होता तो ये अन्यथा सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आई होप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आपको समझना होगा कि क्या हमको बारीकियां दिखानी होती हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के आंसर एग्जाम में करते समय। और एग्जाम में एक क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक आते हैं वॉइस से लेकर के, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें नरेशन, वॉइस और भी 2-4 टॉपिक डिसाइड करके उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको कंफर्म हुआ होगा। ये वाला देखिएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, एक्टिव वॉइस में दिया है, मतलब क्या, उस पर उसके सभी मित्र हंसे। तो कौन सब्जेक्ट है, उसके सारे मित्र, ये सब्जेक्ट है, उस पर हंसे। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपको एक रूल बताया गया था आपको कि जब भी वर्ब के साथ हमारे एक्टिव वॉइस में ही कोई प्रीपोजिशन लगा हो और वो प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस प्रीपोजिशन को स्किप नहीं कर सकते। तो जब स्किप नहीं कर सकते तो चलिए हम लोग अपनाते हैं पैटर्न को। क्या हो जाएगा, ही बनेगा, तो ही जब आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, है किस में है, किस में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन में है। लेकिन आपको बताया गया था कि प्रीपोजिशन भी लगेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में प्रीपोजिशन नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड और फोर्थ में देखिए, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, और लास्ट में है ही वॉज बीइंग लाफ्ड, कहीं नहीं हो सकता। ही वॉज बीइंग लाफ्ड है, जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो सीधे वॉज आना चाहिए, बीइंग आएगा ही नहीं, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया।
सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और सेकेंड ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो किया, एट प्रीपोजिशन को भी इसने फॉलो किया, बाय के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाया। आई होप आपका भी कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर A/ and send him B/ to prison C/ no error D। The inspector arrested the robber। इंस्पेक्टर ने, रॉबर मीन्स होता है डाकू, डकैत को क्या किया? अरेस्ट किया और क्या कर दिया? एंड सेंड हिम टू प्रिजन, और उसे भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जेल में। किसके द्वारा? इंस्पेक्टर के द्वारा। तो किसे भेजा गया? रॉबर को भेजा गया। अब देखिए, रॉबर को भेजा गया ऐसे भी आप माने, या इंस्पेक्टर ने भेजा ऐसे भी आप माने। तो आपको कंफर्म हुआ है ना कि उसे कहीं भेजा गया, और भेजा गया इसका मीन्स क्या? सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर एक्टिव वॉइस में है, एंड जब देखिए आगे जब अरेस्टेड आ गया पास्ट, तो आगे भी तो पास्ट जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आपने पढ़ा है कि जब पास्ट है तो आगे भी पास्ट जाता है, इसलिए हमारा सेंट नहीं रहेगा, सेंड ना होकर के क्या हो जाएगा? सेंट हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सेंडेड भी नहीं होगा। सेंट इज द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंड, है ना? कंफर्म हुआ ना? चलिएगा, by whom was the teacher helped when he seriously wounded by a criminal। यहाँ भी क्लू मिल गया। क्या मिल गया? देखिए, by whom was the teacher helped। टीचर को किसने मदद किया? नहीं आ रहा है आंसर। टीचर को किसके द्वारा मदद किया गया? पैसिव वॉइस में आ रहा है हमारा सेंटेंस। तो जब आगे देखिए पैसिव वॉइस मिल गया, तो by whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ तक तो करेक्ट है। व्हेन एक प्रीपोजिशन है। आप देखिए कि किसके द्वारा हेल्प किया गया? कब किया गया? जब वह सीरियसली क्या एक क्रिमिनल को घायल किया, कि एक क्रिमिनल द्वारा घायल किया गया। क्या मीनिंग निकल रहा है? एक क्रिमिनल द्वारा घायल किया गया। पैसिव वॉइस में आ रहा है ना आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? ही सीरियसली वाउंडेड ना होकर के क्या हो जाएगा? He was seriously wounded। मीन्स क्या? कि क्रिमिनल यानी अपराधी के द्वारा उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। तो उसका मदद कौन किया? नहीं, किसके द्वारा उसका मदद किया गया, है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और इस सारे क्वेश्चंस के हम लोग अनुसार देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन का सेशन पसंद आया होगा, और अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, आपको लगा होगा कि हाँ, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और माइनर मिस्टेक से हमारे 1 नंबर 2 नंबर चले जाते हैं। कई एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहते हैं, कई एग्जाम्स में 3.4 रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 4 नंबर, 3.4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे गलत हो जाते हैं। या माइनस मार्किंग वाले, जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो माइनस मार्किंग जब होती है तब भी आपसे छोटी सी गलती से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे वीडियोस को देख करके अच्छे से रिवीजन करके नोट्स बना करके तब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी है। लेकिन जरा सी चूक आपका 1 नंबर 1 क्वेश्चन लेके आपको माइनस कर सकती है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्लीज़ आपको अगर ये क्वेश्चन सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने आप को बूस्ट करने के लिए तैयार रखें, क्योंकि मैं एक और आपको ऐसे क्वेश्चन के सेशन लाऊंगी, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू।